हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये हमारा प्रोस्थो में सीडी कंप्लीट होने के बाद आरपीडी का थर्ड लेक्चर है। होपफुली ये लास्ट होगा, वरना इसके बाद एक और लेक्चर छोटा सा होगा और वो आरपीडी का लास्ट होगा। उसके बाद हम लोग एफपीडी फिनिश करेंगे, फिर डेंटल मटेरियल फिनिश करेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे ओएमआर में बचते हैं और ओएस में एक बचता है इम्पैक्शन, और ओएमआर में एक दो टॉपिक और बचता है। हम लोग वो करेंगे, एक दिन के अंदर फिनिश होगा वो, पहले डेंटल मटेरियल, उसके बाद फिर हम लोग बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओरल पैथ आप लोग खुद से पढ़ो और पढ़ते रहो। अगर ओरल पैथ को लेने लग गए तो बहुत कुछ छूट जाएगा, इसलिए मैं ओरल पैथ बिल्कुल अभी छोड़ रही हूँ आप लोगों पे ही। मैं बाद में, मेरे पास अब टाइम नहीं बचेगा ओरल पैथ के लिए, तो मैं ओरल पैथ शायद टच ना कर पाऊँ एग्जाम के लिए। उसका मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ ओरल पैथ का, वो मैं अपने हिसाब से देखूंगी। अगर हो पाया तो मैं आप लोगों को ओरल पैथ के लिए कोई होप नहीं दे रही हूँ। ओरल पैथ आप लोग प्लीज खुद से देख लो, उसके लिए मैं मेरे तरफ से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टॉपिक्स लोड अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर विथ योर पीयर्स एंड थैंक यू इन एडवांस। शुरू करते हैं हम लोग आरपीडी का लेक्चर। इंटरिम आरपीडी या टेम्परेरी आरपीडी might be a case in need of interim RPD या temporary RPD might be a case in need of interim denture explains other indications for ये वाला नहीं interim RPD या temporary RPD क्या है? They are the RPD that are one for a short period of time. interim RPD हम लोग पेशेंट को कब देते हैं? बहुत छोटे से समय के लिए। मेड फ्रॉम, बनता किससे है ये interim RPD? एक्रिलिक मेजर कनेक्टर से। एक्रिलिक मेजर कनेक्टर से, मेड फ्रॉम एक्रिलिक मेजर कनेक्टर दैट एक्सटेंड्स टू HOC लिंगुअली या पैलेटली एंड राउट वायर क्लैस्प्स। ठीक है, तो जो आपका इंटेरिम आरपीडी है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पहनते हैं, एक्रिलिक मेजर कनेक्टर से बनाते हैं हम इसको, और एक्सटेंड करता है ये हाइट ऑफ अक्लूशल कंटूर पे, लिंगुअली या पैलेटली, हाइट ऑफ अक्लूशल कंटूर पे एंड राउट वायर क्लैस्प्स। इंडिकेशन क्या है? क्लास बेस में राउट वायर का देते हैं, इसका मतलब ये। इंडिकेशन क्या है? टेम्परेरी आरपीडी आप कब दोगे? चिल्ड्रेन दे विल क्विकली आउटग्रो एनी प्रोस्थेसिस, तो हम लोग बच्चों को क्या देंगे? इंटेरिम आरपीडी देते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, चिल्ड्रेन को आप कौन सा आरपीडी दोगे? इंटेरिम आरपीडी दोगे या टेम्परेरी आरपीडी दोगे? टू एक्ट एज ए टेम्परेरी स्पेस मेंटेनर, इंटेरिम आरपीडी एक टेम्परेरी स्पेस मेंटेनर की तरह भी काम करेगा। वेन एवर यू कैन नॉट डिजाइन अ परमानेंट डेंचर और ड्यूरिंग ट्रांजिशनल स्टेज। ठीक है, बच्चों में ट्रांजिशनल स्टेज में स्पेस मेंटेनर हमें जब टेम्परेरी देना हो तो लार्ज पल्प्स यू कैंट डू एफपीडी। मेक एन इंटेरिम अंटिल यू डिसाइड व्हाट कैन यू डू लाइक इम्प्लांट्स। ठीक है, लार्ज पल्प के केस में आप इंटेरिम आरपीडी दोगे, लार्ज पल्प्स के केस में आप इंटेरिम आरपीडी दोगे। फाइनेंशियल रीजन है ये तो कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। इन एक्सीडेंट्स वेयर देयर इज सडन लॉस ऑफ डेथ एंड पेशेंट्स वांट्स एन इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर एस्थेटिक्स एंड फंक्शन। एक्सीडेंट में सडन लॉस हो गया है, उस केस में हम लोग इंटेरिम देते हैं। Teeth that will be extracted and are trimmed from the cast. The ridge is made to have a convex shape simulating the conditions after extraction. ठीक है, main problem with immediate denture is no anterior teeth dry in, retention and stability are unpredictable and needs several appointment for relining and adjustment. ठीक है, तो आपने देखा, ये आप याद कर लो कि टेम्परेरी डेंचर के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है? इमीडिएट डेंचर के साथ एंटीरियर टीथ में आप ट्राई इन नहीं दे पाओगे पेशेंट को, रिटेंशन और स्टेबिलिटी इसकी अनप्रिडिक्टेबल होती है और बार बार पेशेंट को मल्टीपल कॉल्स करने पड़ते हैं हमें रिलाइनिंग और एडजस्टमेंट के लिए। टेम्परेरी आरपीडी विल एक्ट एज अ ट्रांजिशनल डेंचर। पेशेंट विथ कपल ऑफ टीथ लेफ्ट दैट आर इंडिकेटेड फॉर एक्सोडोंशिया बट द पेशेंट इज रिफ्यूजिंग टू एक्ट एज ट्रांजिशनल डेंचर। पेशेंट विथ, बहुत कम पेशेंट के पास दांत बचे हो और वहां एक्सोडोंशिया इंडिकेटेड हो लेकिन पेशेंट ने कराना नहीं है। दे आर साइकोलॉजिकली नॉट प्रिपेयर्ड टू बिकम फुली डेंचरलेस। पेशेंट चाहता ही नहीं है कि वो अपने सारे के सारे दांत लूज कर दे। प्लेस इंटेरिम आरपीडी अनलेस अंटिल दे आर प्रिपेयर्ड फॉर सीडी। ठीक है, पेशेंट ही अगर तैयार ना हो तो हमें ट्रांजिशनल देना होगा। और इफ द पेशेंट इज मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड, रिसेंट मेडिकल इन्फॉक्शन का केस हो, वहां आप एक्सोडोंशिया नहीं कर सकते। मेडिकल इन्फॉक्शन के बाद हमने पढ़ा है एटलीस्ट 6 महीना हमें वेट करना होता है किसी भी एक्सोडोंशिया प्रोसेस के लिए या मेजर सर्जिकल प्रोसेस के लिए। ओनली इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैन बी डन, तो यूज इंटेरिम अंटिल यू कैन डू द एक्सोडोंशिया एंड प्लेस अ डेंचर। ट्रीटमेंट डेंचर की तरह हमारा टेम्परेरी आरपीडी यूज होगा टू इम्प्रूव द कंडीशंस बिफोर अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, for tissue conditioning, for implant healing, to allow the extraction socket to heal plus bone to organize.
Alteration of the vertical dimension of occlusion. Use an interim denture to increase the vertical dimension of occlusion gradually and monitor patient's response. This is important. Vertical dimension of occlusion को increase करने के लिए आप पेशेंट को क्या दोगे? interim denture दोगे, interim RPD दोगे. Surgical splint after tori removal इस केस में भी. फैब्रिकेशन का स्टेप हमें नहीं पढ़ना है. डिजाइन ऑफ इंटरिम डेंचर हम लोग सुपरफिशियली देख लेते हैं. क्लास्प्स जो इसमें क्लास्प हम लोग देते हैं ना, सी क्लास्प या बॉल क्लास्प या एडम्स क्लास्प देंगे, और क्लास्प राउट वायर का होगा. ब्रेसिंग प्रोवाइडेड बाय एक्रिलिक सिंस इट विल एक्सटेंड टू हाइट ऑफ कंटूर. रेस्ट यूजुअली राउट वायर का देंगे. एक्रिलिक में बी यूज्ड ओवर सिंगुलम रेस्ट्स. मेजर कनेक्टर शुड एक्सटेंड एज मच एज पॉसिबल टू द फर्स्ट मोलर. मेजर कनेक्टर कहाँ तक? फर्स्ट मोलर तक एक्सटेंड कराएंगे इंटेरिम का. इन द लोअर आर्च मेक इट लाइक अ लिंगुअल प्लेट. ठीक है. एरियाज दैट नीड फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट इज इंटरप्रॉक्सिमल एक्सटेंशन वेयर द क्लैस्प्स एग्जिट्स द रेजन्स एंड टिश्यू अंडरकट्स. फ्लिपर और फ्लेक्सिबल आरपीडी. बायोकम्पैटिबल नाइलन मटेरियल से बनाओगे. नो मेटल क्लास्प्स या क्लास्प आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एज द बेस एंड नीड टिथ ऑन बोथ साइड फॉर रिटेंशन. क्लास 3 में देंगे हम लोग फ्लिपर या फ्लेक्सिबल आरपीडी. जो है वो किस केस में दे सकते हो आप? क्लास 3 कैनेडीज क्लास 3 के केस में फ्लिपर या फ्लेक्सिबल आरपीडी. ये रहा डेंटल एलॉयज एंड डेंटल मटेरियल. इसमें ज़रूरत नहीं है हमें डेंटल अलॉयज एंड डेंटल मटेरियल देखने की. उसके लिए हमारे पास पूरा एक डेंटल मटेरियल का बुक है जो हमें पढ़ना है. इसको अभी स्किप करते हैं. प्री प्रोस्थेटिक सर्जरीज. प्री प्रोस्थेटिक सर्जरीज मैंडिबल और मैक्सिला में. ब्रॉड आइडियल रिच कैसा होगा किसी पेशेंट का? ब्रॉड एंड राउंडेड रिच क्रेस्ट विथ वर्टिकल साइड्स. ठीक है. इनफ अमाउंट ऑफ केरेटेनाइज्ड म्यूकोजा, डिस्प्लेसेबल टिश्यू इन द पोस्टीरियर सील एरिया. ये हुआ आपका आइडियल रिच किसी पेशेंट का कैसा होना चाहिए. कॉमन प्रॉब्लम मैंडिबल में क्या देखने को मिलेगा? सीवियर रिज रिजॉर्प्शन होगा पेशेंट का. अब सीवियर रिज रिजॉर्प्शन है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट नहीं मिलेगा पेशेंट को. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे. Unfavorable flow of mouth position of the mouth positions, length of the lingual flange is affected, impaired stability of the denture. तो अगर कोई भी म्यूकोजा, कोई भी जो टिश्यू है वहाँ पे, कोई भी एनाटॉमिकल पोजीशन पे कुछ भी ऑर्गन है, क्या बोलूँ मैं उसको, कुछ भी, अरे फ्रीनम एटसेट्रा कुछ भी है, अनफेवरेबल लार्ज टंग एटसेट्रा, अनफेवरेबल फ्लोर ऑफ द माउथ पोजीशन, लेंथ ऑफ द लिंगुअल फ्लैंज उससे अफेक्ट होगा. इम्पेयर्ड स्टेबिलिटी रहेगी डेंचर की. रिड्यूस्ड केराटिनाइज्ड म्यूकोजा हो सकता है पेशेंट में. इससे क्या होगा? सपोर्ट इम्पेयर हो जाएगा. यूजुअली अकर्स विथ रिच रिजॉर्प्शन. थिन या नाइफ एज एल्विलर रिज है, लंबे समय तक इडेंचुलस होने की वजह से थिन या नाइफ एज एल्विलर रिज हो गया है तो सपोर्ट नहीं होगा. एक तो पेन और डिस्कम्फर्ट होगा. Inferior alveolar nerve exposed on the ridge crest, severe discomfort, inability to tolerate lower denture. IAN अगर exposed है ना ridge crest पे तो डेंचर टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा पेशेंट. कॉमन प्रॉब्लम्स इन मैक्सिला इज सीवियर रिज रिजॉर्प्शन या रिडेंडेंट टिश्यू. Pre-maxilla has very fibrous tissues and underlying bone is resorbed. Do not remove the fibrous tissue because the underlying ridge is likely to be knife-edged. Bilateral undercuts, they can be prevented by socket compression after extraction, impaired retention. इससे retention नहीं होगा. Bilateral undercut से तो retention hamper होगा हमारा. Frenal attachment अगर और नीचे के साइड है तो impaired seal and fracture of the denture. क्या होगा कि फ्रीनल अटैचमेंट नीचे है ना, डेंचर अपनी जगह पे फिक्स ही नहीं होगा. मूवमेंट के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ फ्रीनम नीचे आएगा, वो प्रेस करेगा, डेंचर गिरेगा या डेंचर जो है उसकी रिटेंशन फिर खत्म होगी और वो ओरल कैविटी से बाहर आएगा, गिरेगा, टूटेगा, फ्रैक्चर. ठीक है. इन्फ्लामेटरी पैपिलरी हाइपरप्लेशिया, इम्पेयर्ड एडेप्टेशन एंड सपोर्ट. रिज रिजॉर्प्शन इन मैक्सिला एंड मैंडिबल के काउस क्या हो सकते हैं? इल फिटिंग डेंचर पहन रहा हो पेशेंट, वियरिंग द डेंचर्स एट नाइट, रात में भी डेंचर्स पहन ही रहा हो जबकि आरपीडी है तो रिमूव करना है. अपोजिंग आर्च विथ नेचुरल टिथ, क्या होगा कि ऊपर हमने दे दिया या नीचे हमने दे दिया आर्टिफिशियल टिथ और हमारा जो अपोजिंग आर्च है उसमें नेचुरल टिथ. ऑब्वियस है कि जो नेचुरल टिथ है उसके पास स्ट्रेंथ और फोर्स ज़्यादा होगा आर्टिफिशियल टिथ के कंपैरिजन में. तो जो नेचुरल टिथ है ना वो नीचे वाले टिथ या ऊपर जो भी अपोजिंग आर्टिफिशियल टिथ होगा वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है फंक्शन के ड्यूरिंग. तो जो फोर्स ट्रांसमिट होता है उसके बाद अक्लूजल रिजेस है ना वो टाइम के साथ रिजॉर्ब होने लगते हैं. इस पर पूरा एक सीक्वल है, हमें आगे जाके पढ़ना है. प्रिवेंशन क्या है इसका? वेल एडेप्टेड डेंचर्स देना आपको,
पेशेंट को डेंचर, रात में पेशेंट निकाल के सोएंगे, रिटेन रूट्स इन द मैंडिबल और प्लेस इम्प्लांट्स। ठीक है, ये सब है बचाने का। प्रॉब्लम अगर एपोलिस फिशर एटम हो रहा है पेशेंट को तो सर्जिकल एक्ससीशन, फाइब्रस टिश्यूज काउज्ड बाय द फ्लैंजेस ऑफ इल फिटिंग डेंचर्स, इसको बोलते हैं एपोलिस फिशर एटम। क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू बन जाएंगे इल फिटिंग डेंचर्स की वजह से, तो वहां पे हमने सर्जिकल एक्ससीजन करना है। लोअर फ्रीनल अटैचमेंट है तो फ्रीनम इज अ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू, नो मसल्स, तो हमने सर्जिकल एक्ससीजन करना है, फ्रीनल अटैचमेंट को कट करके ऊपर के साइड करवाना है। इन्फ्लामेटरी पैपिलरी हाइपरप्लेशिया क्यों होगा, इल फिटिंग डेंचर की वजह से होगा, पुअर ओरल हाइजीन या कैंडिडा इन्फेक्शंस। इस केस में हमने डेंचर फिट करेक्ट करना है, रिलाइनिंग और या रीबेसिंग जो जरूरी है वहां पे, एंटी फंगल्स देना है, सर्जिकल रिमूवल देना है हाइपरप्लास्टिक टिश्यूज का इलेक्ट्रो सर्जरी के थ्रू। हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरोसिटीज, इट इज काउज्ड बाय कॉम्बिनेशन सिंड्रोम ऑफ सुपर इरप्शन ऑफ अनअपोज्ड थर्ड मोलर, देन द बोन वाज नॉट ट्रिम्ड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मोलर्स। हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरोसिटीज काउज्ड बाय कॉम्बिनेशन सिंड्रोम, ओके, ये पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, और सुपर इरप्शन ऑफ unopposed third molar, then the bone was not trimmed after extraction, excision of underlying fibrous tissues, knife edge crest या पतला alveolar ridge, alveoloplasty to reduce the knife edge and remove undercrust, knife edge ridge में हम लोग alveoloplasty करते हैं, only remove half of the desired amount because there will be bone resorption after surgery। Combination syndrome कब होगा, when the patient has an upper complete denture and lower distal extension RPD during protrusion, the maxillary complete denture will be tipped anteriorly, bone resorption in the premaxilla and maxillary tuberosity hyperplasia। देखते हैं अब बोनी एग्जॉस्टोसिस कब रिमूव करोगे पेशेंट का, अगर वो इंटरफेयर कर रहा हो स्पीच के साथ या कंस्ट्रक्शन ऑफ आरपीडी या सीडी के साथ, ओवरलाइंग म्यूकोजा ट्रॉमेटाइज अल्सरेट हो जा रहा हो एग्जॉस्टोसिस के कारण। तो वेस्टिब्युलोप्लास्टी क्या होता है, डीपनिंग ऑफ द ओरल वेस्टिब्यूल बाय चेंजिंग इट्स सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट इज नोन एज वेस्टिब्युलोप्लास्टी। अगर मैंडिबल में सीवियर रिजॉर्प्शन है और इंफीरियर एल्वियुलर नर्व एक्सपोज हो चुका है, यू कैन सर्जिकली रिपोजिशन द नर्व, रिस्क ऑफ परमानेंट नर्व डैमेज वहां पे रहेगा। प्लेस 4-5 इम्प्लांट्स एंटीरियर टू मेंटल फोरामेन एंड मेक्स अ फिक्स एडेंचुलस ब्रिज। ये दो ट्रीटमेंट है आपके पास अगर इंफीरियर एल्वियुलर नर्व एक्सपोज हो चुका है। रिलाइनिंग एंड रिबेसिंग हमने देख लिया, रिलाइनर्स देख लिया, उसकी प्रोसेस हमें चेयर साइड और लैब है वो नहीं देखना है। टिश्यू कंडीशनिंग, डेंचर्स, क्लीनर्स, फिक्सर्स, ये अभी हमें नहीं देखना है। सिंगल कंप्लीट डेंचर, ठीक है, जिसकी अभी हम लोग पीछे जिस डिजीज की बात कर रहे थे। अ कंप्लीट डेंचर ऑन वन आर्च ओनली इज सिंगल कंप्लीट डेंचर। द अपोजिंग डेंचर कैन हैव नेचुरल टिथ, एफपीडी और आरपीडी। अपोजिंग डेंचर में क्या होगा, नेचुरल टिथ होगा, एफपीडी होगा या आरपीडी होगा, और एक सिंगल कंप्लीट डेंचर होगा किसी एक आर्च में ऊपर या नीचे, और बाकी जो अपोजिंग टिथ होगा ना वहां पे नेचुरल टिथ, आरपीडी, एफपीडी हो सकता है। मैक्सिलरी इट इज मोस्टली इट इज मैक्सिलरी कंप्लीट डेंचर अगेंस्ट डिस्टल एक्सटेंशन आरपीडी, ठीक है। मोस्टली क्या केस होता है कि ऊपर के टिथ में हमने सिंगल कंप्लीट डेंचर दे दिया और नीचे जो है आरपीडी है पोस्टीरियर में। अब क्या होगा, अपोजिंग नेचुरल टिथ होगा ना वो जनरेट करेगा, अपोजिंग जो नेचुरल टिथ होगा वो जनरेट करेगा हेवी अक्लूशल लोड्स, जिसकी वजह से बोन लॉस होगा, रेसिडुअल रिज का, ऊपर के डेंचर फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे, डेंचर डिस्प्लेस होने के चांसेस होते हैं, एंड द टिल्टिंग लीडिंग टू कॉम्बिनेशन सिंड्रोम, और डेंचर के हिलने के चांसेस होते हैं। अपोजिंग नेचुरल टिथ माइट बी सुप्रा इरप्टेड और ड्रिफ्टेड प्रोड्यूसिंग अनहार्मोनियस अक्लूजल प्लेन एंड मिनिमाइजेज द स्पेस फॉर आर्टिफिशियल टिथ। अब क्या होगा, जो अपोजिंग नेचुरल टिथ है ना उसको स्टॉप करने वाला कोई फोर्स नहीं है, आर्टिफिशियल टिथ में उतना फोर्स नहीं है कि वो अपोजिंग नेचुरल टिथ को स्टॉप कर पाए। तो अपोजिंग नेचुरल टिथ जो है ना वो सुप्रा इरप्टेड हो सकते हैं, और ड्रिफ्टिंग प्रोड्यूसिंग नॉन हार्मोनियस अक्लूजल होगा या फिर ड्रिफ्ट होंगे जिसकी वजह से अक्लूजन हैम्पर हो जाएगा, एंड मिनिमाइजेज द स्पेस फॉर आर्टिफिशियल टिथ, ठीक है। हाउ कैन यू मिनिमाइज प्रॉब्लम्स विद सिंगल कंप्लीट डेंचर, तो सिंगल कंप्लीट डेंचर का प्रॉब्लम कैसे मिनिमाइज होगा। सिंगल कंप्लीट डेंचर ना एक पूरा सीक्वेले है इसमें विशस साइकिल का, ठीक है। बोन रिजॉर्ब होता जाएगा, टिथ जो है नीचे से सुप्रा इरप्ट होता जाएगा, अक्लूजन डिसहार्मनी होती जाएगी और बोन रिजॉर्ब होगा। ऐसा एक सीक्वल है जो बहुत लंबा है, हमारे फाइनल ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, अभी के लिए शॉर्ट में ही रखते हैं इसको। तो इसको कैसे हम लोग मिनिमाइज करेंगे सिंगल कंप्लीट डेंचर के प्रॉब्लम को,
complete all steps of the complete denture construction without any minor errors. How can you minimize problems with single complete denture? Complete all steps of CD construction without any minor errors. Make the occlusal plane of the opposing arch more harmonious. Occlusal plane opposing arch का और अच्छे से establish करवाओ, set करवाओ. Extend the denture base borders as much as possible within the anatomic limit to distribute the force over the largest area possible. ठीक है, denture base का border बड़ा बनाओ, मतलब जितना एनाटॉमिक लिमिट है वहां तक बनाओ अच्छे से बड़ा, ताकि जो फोर्स आ रहा है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए ज्यादा एरिया पे. नेवर यूज पोर्सिलेन डेंचर टिथ इन सिंगल डेंचर. सिंगल डेंचर में कभी हमने पोर्सिलेन डेंचर टिथ नहीं यूज करना है. क्यों? क्योंकि इट विल काउज सीवियर अट्रूशन ऑफ द नेचुरल टिथ. अब आप पोर्सिलेन दे दो नेचुरल टिथ के अपोज में तो वो अट्रीट कर देगा नेचुरल टिथ को. मोस्ट केसेज ऑफ सिंगल डेंचर फ्रैक्चर्स आर इन द मिड लाइन. जो सिंगल डेंचर का फ्रैक्चर होता है वो ज्यादा मिड लाइन में देखने को मिलता है, बिकॉज मोस्ट फोर्सेज आर डायरेक्टेड एंटीरियरली एंड देयर विल बी टिपिंग एंड फ्लेक्चर्स लीडिंग टू फ्रैक्चर. In normal upper and lower complete denture there is balance occlusion and posterior contact during lateral excursion. ठीक है, अपर एंड लोअर अगर कंप्लीट डेंचर है तो बैलेंस ऑक्लूशन होगा पोस्टीरियर. बट इन सिंगल कंप्लीट डेंचर बिकॉज द अपोजिंग नेचुरल टीथ माइट नॉट बी प्रॉपर्ली अलाइंड, नो बायलेटरल बैलेंस. ठीक है, इसमें बायलेटरल बैलेंस भी हमें नहीं देखने को मिलता है, नहीं अचीव हो पाता है. नो कॉन्टैक्ट पोस्टीरियरली ड्यूरिंग लेटरल एक्सकर्शन, पीछे कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा पोस्टीरियरली. द डेंचर विल टिप एंटीरियरली काउजिंग कॉम्बिनेशन सिंड्रोम प्लस डेंचर फ्रैक्चर, जिसकी वजह से डेंचर जो है एंटीरियरली टिप करता है. इफ द डेंचर फ्रैक्चर्स रिपीटेडली मेक कास्ट मेटल डेंचर बेस, तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, कास्ट मेटल डेंचर बेस रखना है, टिथ नहीं डेंचर बेस. अवॉइड एक्सेसिव इंसाइजल ओवरलैप एंड द एंटीरियर डेंचर टिथ बिकॉज दिस विल कॉज द डेंचर टू टिप एंटीरियर काउजिंग सीवियर रिजॉर्प्शन ऑफ द प्री मैक्सिला. ठीक है, बोन का रिजॉर्प्शन टाइम के साथ होता ही जाएगा. जो नेचुरल टिथ है अपोजिंग नेचुरल टिथ उसकी फोर्स लगने की वजह से पोस्टीरियरली जो है वो कांटेक्ट नहीं बनेगा, उसकी वजह से एंटीरियरली अनस्टेबिलिटी रहेगी उसकी वजह से. इसलिए हमें अवॉइड करना है एक्सेसिव इंसाइजल ओवरलैप ऑफ द एंटीरियर टिथ, है ना, ओवरलैप एंटीरियर टिथ का हमें बचाना है सो दैट स्पेस रहे. हाउ कैन यू मिनिमाइज द बोन रिजॉर्प्शन इन अ सिंगल डेंचर? Correct occlusal discrepancies, reshaping by grinding of natural teeth, provide new restoration, reshape with RPD framework. ठीक है, retain root tips or place implants particularly in the premaxillars over denture abutments to facilitate support. अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कम्बिनेशन सिंड्रोम को. हाउ डू यू मैनेज अ केस ऑफ सिंगल डेंचर? ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कम्बिनेशन सिंड्रोम देखते हैं. क्या है कम्बिनेशन सिंड्रोम? इट इज काउज्ड बाय वियर एंड अपर कंप्लीट डेंचर अगेंस्ट अ लोअर डिस्टल एक्सटेंशन आरपीडी. ठीक है, 5 signs or symptoms that will be most commonly occur is लॉस ऑफ बोन फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी रिज. कम्बिनेशन सिंड्रोम में क्या होगा, बोन लॉस होगा एंटीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी रिज से. ओवर ग्रोथ हो जाएगी ट्यूबरसिटीज की, पैपिलरी हाइपरप्लेशिया देखने को मिलेगा. हार्ड पैलेट में एक्सट्रूजन होगा लोअर एंटीरियर टिथ का, क्योंकि ऊपर वाले टिथ से फोर्स ही नहीं लग रही है. लॉस ऑफ बोन अंडर द पार्शियल डेंचर बेस, और बोन का लॉस होगा पार्शियल डेंचर बेस के अंदर. एडिशनल साइंस क्या दिखेंगे आपने? लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन एंड ऑक्लूजल प्लेन की डिस्क्रिपेंसी होगी. एंटीरियर रीपोजिशनिंग ऑफ द मैंडिबल, दैट इज प्रोट्रूशन हो जाएगा मैंडिबल का. पुअर एडेप्टेशन, एपुलिस फिशर एटम एंड द पेरियोडेंटल चेंजेस. तो प्रिवेंट कैसे करना है कम्बिनेशन सिंड्रोम को? अवॉइड अपर कंप्लीट डेंचर अगेंस्ट लोअर डिस्टल एक्सटेंशन आरपीडी. अगर लोअर में नीचे आरपीडी है तो अवॉइड करो ऊपर कंप्लीट डेंचर आप. रिटेन मैंडिबुलर पोस्टीरियर टिथ टू इंश्योर पोस्टीरियर सपोर्ट. प्लेस एन ओवर डेंचर ऑन मैक्सिलरी एंटीरियर टिथ टू रिड्यूस द रिजॉर्प्शन ऑफ द प्री मैक्सिला. Treatment of combination syndrome, make impression that doesn't compress tissues. Be sure patient wears mandibular RPD. Frequent recall to adjust occlusion and reline RPD as necessary. No cure available. Implants may be used. ठीक है, कम्बिनेशन सिंड्रोम का कोई क्योर नहीं है, आपने रिलाइनिंग रिबेसिस करते रहना है पेशेंट को या फिर इम्प्लांट देना है. तो कम्बिनेशन सिंड्रोम अगर इन शॉर्ट में हम देखें तो क्या है? मैंडिबुलर सिंगल डेंचर वर्सेस नेचुरल मैक्सिलरी टिथ और वाइस वर्सा. अगर हम ऐसा दें मैंडिबुलर सिंगुलर डेंचर वर्सेस नेचुरल मैक्सिलरी टिथ, प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होगी, डिस्कम्फर्ट एंड एक्सेलरेटेड रिजॉर्प्शन होगा. ठीक है, रिजॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा.
अब रिजॉर्प्शन सिंगल कंप्लीट डेंचर अगर हम लोअर में दे रहे हैं तो उस केस में ज्यादा क्यों हो रहा है? डेंचर सपोर्टिंग टिश्यूज फॉर द मैंडिबुलर कंप्लीट डेंचर इज स्मॉलर देन द अपर सपोर्टिंग टिश्यूज, एक्सेसिव लोड इज जनरेटेड। ठीक है, यहाँ टिश्यू कम है, सपोर्ट कम है और लोड एक्सेसिव आ रहा है। म्यूकोजा एंड द सब म्यूकोजा ऑन द लोअर एसिटोल रिज इज थिन, मिनिमल डेंचर फाउंडेशन एरिया। प्रिवेंशन, कंसिडर एक्सट्रैक्शन ऑफ द हेल्दी अपर टीथ, मेंटेन लोअर बोन बाय इम्प्लांट्स और ओवर डेंचर। तो किन दो केस में लोअर में जो है हमने कंप्लीट डेंचर और अपर में नेचुरल टीथ अगर पेशेंट को दें हम तो वो एक्सेप्टेबल हुआ? क्लास 3 जॉ रिलेशन के केस में और क्लेफ्ट पैलेट के केस में। क्योंकि क्या हो रहा है, क्लास 3 में मैंडिबल बड़ा होगा मैक्सिला से, तो सिंगल कंप्लीट डेंचर एक्सेप्टेबल मैंडिबल में होगा क्लास 3 जॉ रिलेशन के केस में या फिर क्लेफ्ट पैलेट के केस में। म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन हमने पढ़ लिया। मैनेजमेंट ऑफ ड्यूरिंग इंप्रेशन मेकिंग, ठीक है, इंप्रेशन टेक्निक ये हो गया हमारा। मैनेजमेंट ऑफ फ्लैबेरिज, एक्सेसिव मोबाइल टिश्यू होती है अपर एंटीरियर रीजन में, टिश्यू कंडीशनर से एक्सेसिव है तो उसको सर्जरी कर देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इमीडिएट डेंचर, प्राइमरी इंप्रेशन फॉर इमीडिएट डेंचर है, फिर कॉपी डेंचर है, इमीडिएट डेंचर एंड ओवर डेंचर। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं बस, इमीडिएट डेंचर और ओवर डेंचर, ये दोनों हम लोग करके आरपीडी फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमीडिएट डेंचर और ओवर डेंचर करेंगे। इमीडिएट डेंचर, ठीक है, ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।